जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य की अगली कड़ी में शेरशाह सूरी के विषय में। शेरशाह सूरी ने पूरे उत्तर भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से सबसे शक्तिशाली राज्य पर शासन करने वाला शासक रहा और इसे व्यवस्था सुधारक नहीं बल्कि व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और अगर हम मुगल साम्राज्य की चर्चा करें और उसमें शेरशाह सूरी का नाम न लें तो पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास ही अधूरा रह जाता है। आइए हम देखते हैं शेरशाह सूरी के विषय में। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में सासाराम में हुआ था और इसके बचपन का नाम फरीद खां था। 1497 ईस्वी में इसे पहली बार सासाराम और खासपुर की जमींदारी मिली और इसके पिता हसन खां की मृत्यु के बाद इसे टाडा की भी जमींदारी मिल गई। अपने करियर की शुरुआत करते हुए 1497 से इसने 1539 में चौसा के युद्ध में मुगलों को खदेड़ भगाया। जब बाबर चंदेरी का युद्ध अभियान कर रहा था उसी समय इसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं एक न एक दिन मुगलों को जरूर खदेड़ भगाऊंगा भारत से। और 1497 के बाद इसने मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी कर ली अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। एक बार मोहम्मद शाह नुहानी और ये शिकार पर गए हुए थे, तब फरीद खां यानी कि शेरशाह ने तलवार की एक ही बार से शेर को मार डाला और वहां उसने मोहम्मद शाह नुहानी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर खां की उपाधि वही इसने प्रदान की। इसके बाद जो है 1529 में इसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को 1529 में पराजित कर दिया और परास्त करने के बाद इसने हजरत आला की उपाधि को धारण किया। इसके बाद इसने चुनार का किला जो 1530 में इसने अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ के किलेदार ताज खां थे जिनकी मृत्यु के बाद वहां की विधवा लाड मलिका से इसने शादी कर लिया और कालांतर में इसने जौनपुर के भी शासक नसीर खान नुहानी की पत्नी से भी शादी किया और एक दो शादियां और भी की और इसने काफी धन एकत्रित कर लिया। और 1534 में इसने बंगाल के शासक को पूरी तरह से परास्त कर दिया। अब ये बिहार और बंगाल का संयुक्त और एक चालाक शासक बन के उभरा। और 1529 में जब इसने हुमायूं से युद्ध किया, उसके पहले ही आपने देखा होगा कि 1530 में जब इसने चुनार का किला लिया तो 1531 में हुमायूं ने इसके ऊपर एक अभियान किया हुआ था, क्योंकि हुमायूं जानता था कि चुनार का किला कितना महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से। तो 1531 में हुमायूं ने इस पे एक आक्रमण किया होता जिसमें शेर खां ने कुछ समझौते के बदले अपने पुत्र को भेज दिया था एक छोटी टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में। और वहां हुमायूं जो है शेर खां को छोड़ दिया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। तो यहाँ वो शेर खां मिला हुआ था जो काफी दबा हुआ था। लेकिन जब 1539 में जब चौसा के युद्ध में 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ, जब 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ, वहां शेर खां एक अदम्य शक्ति के साथ मिला और उसके पास काफी सेनाएं थी, काफी फौज थी और ये खुद जो है माहिर और चालाक व्यक्ति था। 1539 में हुमायूं को हराने के बाद इसने अपना राज्य शेरशाह सूरी के नाम से कराया और दिल्ली के तख्त पर बैठा और पुनः 1540 में इसने हुमायूं को हराया और बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई में इसने हराया हुमायूं को। और 1541 ईस्वी में 1541 में लिख देता हूं, 1541 में इसने जो है खक्खरों के विरुद्ध अभियान किया, क्योंकि खक्खर एक जनजाति थी जो आए दिन मुगलों की सहायता करती थी। तो इसके लिए शेरशाह सूरी ने इनके विरुद्ध अभियान किया, खक्खरों के विरुद्ध। लेकिन वो अभियान में सफल तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी सीमा को सुरक्षित करते हुए उसने रोहतासगढ़ का किला 1541 में बनाया। रोहतासगढ़ का किला इसने 1541 में बनवा दिया, क्योंकि रोहतासगढ़ का किला इसे काफी सहायता देता था। युद्ध का जो लूटा हुआ माल था ये रोहतासगढ़ के किले में एकत्रित करता था। और ये है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमने देखा कि कैसे शेरशाह ने रोहतासगढ़ के किले को बनवाया और आगे देखते हैं कि 1541 में इसने बंगाल का विद्रोह किया। बंगाल का विद्रोह इसने खिज्र खां के विरुद्ध किया, क्योंकि खिज्र खां जो है अपने को एक स्वतंत्र शासक समझने लगा था। तो उसकी शक्ति को कम करने के लिए उसने
शेरशाह ने अभियान किया और उसे बंदी बना लिया और उसने भविष्य में ऐसा ना हो बंगाल में, तो उसने क्या किया कि एक बंगाल को जो है कई जिलों में बांट दिया। और आप देख सकते हैं कि जिलों की प्रणाली जो है अभी तक चली आ रही है। तो इसी कारण जो है व्यवस्था सुधारक नहीं बल्कि व्यवस्था प्रवर्तक कहा गया है शेरशाह सूरी को। और उसके बाद उसने कई बंगाल को पूरे कई जिलों में बांट दिया कि भविष्य में कोई विद्रोह न करे, और हर जिले में एक सिकदार को नियुक्त कर दिया। सिकदार एक छोटी टुकड़ी के साथ जो है सैन्य टुकड़ी के साथ वहां रहता था, और सिकदार की देखभाल करने के लिए, मतलब इसको देखने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए एक गैर सैनिक अधिकारी होता था जो अमीन बंगला कहा जाता था, तो उसे नियुक्त कर दिया। तो एक पूरी प्रणाली इसने बना दी कि कालांतर में जो है भविष्य में जो है कभी भी बंगाल में विद्रोह ना हो सके। और अमीन बंगला, अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम जो अमीन बंगला बना उसका क्या नाम है, तो वही बताते चलता हूँ। काजी फजीलात जो है पहली बार अमीन बंगला के पद पर नियुक्त हुए थे। तो ये आप एग्जाम दृष्टिकोण से लिख लें, काजी फजीलात। और उसके बाद देखते हैं कि मालवा पर इसने अधिकार किया 1542 ईस्वी में। और मालवा पर अधिकार करने के साथ साथ ही पूरनमल शासक थे ग्वालियर के, उन पर भी इसने अधिकार किया। और वापस आते हुए रणथंभौर के जो है शक्तिशाली किले पर भी इसने अधिकार कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि रायसीन का किला जो 1543 ये पूरनमल के अधिकार में था। और पूरनमल एक हिंदू शासक था और वहां की जनता जो है ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। तो शेरशाह जो है बार बार जो है शेरशाह को ये संदेश आता था कि पूरनमल हमें परेशान करता है, हमें दंड स्वरूप बड़ी ही दिक्कतें होती हैं पूरनमल से। तो पहली बार जो है 1543 पर पूरनमल के विरुद्ध शेरशाह अभियान करता है। पूरनमल के विरुद्ध अभियान करता है और पहली बार जब ये जाता है वहां अभियान करने के लिए, तो पूरनमल अपने किले से बाहर नहीं निकलता है। और काफी मशक्कतों के बाद जब पूरनमल निकलता है तो कुछ समझौते के बाद जो है पूरनमल को शेरशाह छोड़ देता है। लेकिन पुनः जब ये वापस शेरशाह चला जाता है तो वहां के मुस्लिम पुनः इसे संदेश भेजते हैं और ये कहते हैं कि पूरनमल हमें बड़ा ही परेशान कर रहा है, हम पे बड़ी ज्यादती हो रही है। तो ये वापस आता है और इस बार क्या करता है कि पूरनमल को धोखे से मार डालता है। तो ये जो है पूरनमल को मारना जो है इसके मतलब इसके ऊपर एक कलंक की जैसा लग जाता है। और इतने जो है चतुर और चालाक शासक पर यही एक कलंक का धब्बा लगा हुआ है पूरे इतिहास में। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंध और मुल्तान पर विजय करता है 1543 में और राजस्थान की विजय करता है। सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान का विजय, क्योंकि लगभग 10 या 11 महीने में पूरे राजस्थान को जीत लेता है। इतना चतुर शासक होता है ये। तो राजस्थान जो है मालदेव से पहले युद्ध करने के लिए जाता है, क्योंकि राजस्थान में मालदेव जो है वो मारवाड़ का शासक होता है जिसकी राजधानी जोधपुर होती है। तो वहां ये मालदेव से युद्ध करने के लिए 1544 ईस्वी में जाता है। और मालदेव जो है भल नामक स्थान पर मालदेव और शेरशाह की सेनाएं आमने सामने होती हैं। चूंकि मालदेव अपनी शक्ति को काफी बढ़ा चुका होता है, तो इससे इसे काफी ईर्ष्या होती है। तो दोनों सेनाएं भल नामक स्थान पर एक दूसरे के आमने सामने मिलती हैं। वहां जो है शेरशाह जो है बड़ा ही चतुर होता है। तो ये क्या करता है कि मालदेव के शिविर में जो है ये भ्रांति फैला देता है या अफवाह फैला देता है कि जो उसके सरदार है जयता कुप्पा वो उसके पक्ष में नहीं है और वो युद्ध नहीं करना चाहते। और ऐसे ही अफवाह के कारण मालदेव जो है युद्ध नहीं करता है और पीछे हट जाता है युद्ध। लेकिन जयता और कुप्पा पर जो ये लग जाता है कि वो अविश्वासघात कर रहे हैं, तो इस अविश्वासघात को ये मतलब एक तरह से कहें कि प्रूफ करने के लिए जयता और कुप्पा जो है शेरशाह से युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त करते हैं। लेकिन मालदेव यहाँ जब भागता है तो इसी का पीछा करते हुए शेरशाह भी इसको पीछे करते हुए नागौर और अजमेर, मेवाड़, मेड़ता आदि किलों को जीतते हुए चला जाता है और लास्ट में जो है आबू के किले को भी जीत लेता है। तो लगभग 10 से 11 महीने में पूरा का पूरा जो है राजस्थान इसके कब्जे में आ जाता है। और इसके बाद देखेंगे हम इसका सबसे आखिरी जो अभियान था कालिंजर का अभियान। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने देखा कि कैसे शेरशाह ने पूरे राजस्थान को लगभग 8 से 10 महीने में जीत लिया। और उसके बाद उसका सबसे अंतिम अभियान होता है कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान वो क्यों करता है? क्योंकि यहाँ के शासक होते हैं कीरत सिंह, और कीरत सिंह को यह आदेश देता है कि ये
वीरभान सिंह बघेला जो रीवा के शासक होते हैं उनको जो है शरण ना दें। तो ये उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं। कीरत सिंह जो है इसके आदेशों के विरुद्ध जो है, शेरशाह के आदेशों के विरुद्ध वीरभान सिंह बघेला जो रीवा के शासक होते हैं उनको अपने यहाँ शरण दे देता है। तो इसी के चलते जो है शेरशाह जो है काली नहर का अभियान करता है कीरत सिंह के विरुद्ध। 1544 ईस्वी में नवंबर के महीने में ये 1544 में ये पहुंचता है वहां पर, और लगभग 1544 में और लगभग 6 महीने तक ये घेरा डालता है, फिर भी इसे सफलता नहीं मिलती है। तो ये युद्ध के लिए जो है गोला और बारूद चलाने के आदेश देता है, और ऐसा माना जाता है कि उसी एक गोले बारूद में से दीवार से लगकर इससे आके टकरा जाती है एक बारूद जो है इसके पास आके फट जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 22 मई जो है 22 मई 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब इसे पता चलता है कि इस किले को हमने जीत लिया है तभी इसके प्राण निकलते हैं। और जब इसकी मृत्यु होती है और गोला बारूद चलता होता है तो ये उसमें उक्का नामक एक आग्नेय शास्त्र चला रहा होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि उक्का, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि जब मृत्यु के समय जो है वो कौन सा आग्नेय शास्त्र या कौन सी हथियार का प्रयोग कर रहा होता है शेरशाह सूरी, तो आप देख लें उक्का नामक हथियार का प्रयोग कर रहा होता है और इस तरह इसकी मृत्यु हो जाती है। 22 मई 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो है इसका पुत्र जो इस्लाम शाह 1545 में ही शासक बनता है, तख्त पर बैठता है और 1543 तक ये जीवित रहता है। नवंबर में 1543 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद फिरोज खान जो इस्लाम शाह का पुत्र होता है ये इसका शासक बनता है। ये इसका 12 वर्षीय पुत्र होता है फिरोज खान। लेकिन शासक बनने के बाद ही लगभग इसके मामा 2-3 दिन में ही इसके मामा जो होते हैं मुबारिज खान इसकी मृत्यु कर देते हैं फिरोज खान की। और मुबारिज खान अपने आप को आदिल शाह के नाम से जो है पदवी से सुशोभित कर और दिल्ली के तख्त पर बैठता है। लेकिन काफी दिनों तक इसका काल नहीं चलता है। और इसी के काल में जो है और इसी के बीच में जो 2 युद्ध होते हैं, हुमायूं द्वारा युद्ध कर पुनः जो है भारत को प्राप्त कर लिया जाता है। मछुआरा और सरहिंद का युद्ध मैंने हुमायूं के पूरे वीडियो में मैंने बताया हुआ था, हुमायूं के वीडियो में, तो वहां जो है जीत लेता है हुमायूं। और आदिल शाह के ही समय में हेमू नामक एक व्यक्ति होता है, वो प्रधानमंत्री की पदवी तक पहुंचता है। हेमू बड़ा चालाक व्यक्ति होता है। तो आप देखेंगे कि मैं जब इसके बाद जब अकबर की वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, एक हेमू और दूसरा टोडरमल हिंदू होते हैं। 2 ही हिंदू आज तक जो है पूरे मध्यकालीन इतिहास में जो प्रधानमंत्री की पदवी तक पहुंचे हुए हैं। तो ये था मेरा शेरशाह का पूरा वीडियो और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्द।